हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मैं हूं करण भट्ट और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। सो इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने हेरिटेज के बारे में पढ़ा था, कल्चर के बारे में कुछ जाना था। हमारा नेक्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो था नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के ऊपर, और आज हमारा ये तीसरा वीडियो है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के ऊपर। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज का बेनिफिट्स मिल सके। ओके, सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड एंड रिच है। ठीक है, हमारा हेरिटेज जो हमें मिला हुआ है वो भी बहुत ही डाइवर्सिफाइड एंड रिच है। अब ये जो कल्चरल हेरिटेज है वो कहीं ना कहीं मैन मेड हेरिटेज कंसिडर किया जाता है, क्योंकि नेचुरल हेरिटेज में हम लोगों ने देखा था कि नेचुरल हेरिटेज यानी ऐसे हेरिटेज जो हमें हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से, हमें नेचर्स की तरफ से मिला हुआ है। जैसे कि आप समझ लो कि रिवर्स, ठीक है, जैसे समझ लो आपकी माउंटेन्स, ये सारे हमारे नेचुरल हेरिटेज है, ये किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, ये नेचर की तरफ से हमें मिला है। कल्चरल हेरिटेज की जहाँ तक बात आती है तो ये टोटली मैन मेड हेरिटेज है जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिले हुए हैं। लाइक कुछ ना कुछ कस्टम्स होंगे, कुछ हमारी जो भाषा है, लैंग्वेज है, बोली है, राइट, दैट हमें अपने एंसेस्टर्स से मिली है। देन कोई ऐसी आप कह लो कि फोर्ट वगैरह हो गया, या कोई फेस्टिवल हो गया, या फेयर हो गया, ये सारी चीज़ें हमें जो है हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से मिली है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, राइट। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं कल्चरल हेरिटेज को मैन मेड हेरिटेज भी कहा जाता है। अगर उसकी एक प्योर डेफिनेशन के बारे में देखा जाए तो वॉट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन विथ हिज टैक्ट, विस्डम, आर्ट एंड स्किल इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज। मतलब कि ह्यूमंस को जो भी कुछ मिला है, किससे मिला होगा? अपने एंसेस्टर्स की तरफ से, या तो फिर जो भी कुछ ह्यूमंस ने बनाया है, किसकी मदद से? अपने टेक्ट्स, अपने विजडम, अपने आर्ट एंड अपनी स्किल्स के बेसिस पे। इन सब चीजों का जो सम टोटल बनता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कल्चरल हेरिटेज। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंडिया का कल्चरल हेरिटेज ही इतना क्यों डाइवर्सिफाइड है? तो द रीजन बिहाइंड दैट इज कि इंडिया में बहुत सारी जो कम्युनिटीज है वो बाहर से आई। उन्होंने इंडिया की सोसाइटी में अपने आप को दूध में चीनी की तरह जैसे मिल जाता है वैसे मिलाया एंड एक कल्चर डेवलप किया। तो अब यहाँ पे ये कौन सी कम्युनिटी थी? तो आर्यंस थे, क्षत्रप्स थे, कुषाण, हुन, पर्शियन, तुर्क्स, अरब्स, मुगल, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, इसके अलावा भी पोर्टुगीज है, डचमैन्स है, बहुत सारे लोग आए जो इंडिया में आए। इंडिया में अपना घर बनाया, अपना गवर्नमेंट यहाँ पे उन्होंने बनाई, अपना शासन किया, और बहुत ही एक ऐसी तरीके से हमारी सोसाइटी में मिक्सअप हो गए जैसे मानो कि भारत देश उन्हीं का देश हो, राइट। सो इन सब लोगों के डाइवर्सिफाइड कल्चर हमारे इंडिया में आए, और आज के टाइम में जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट कि इतनी सारी कम्युनिटीज आपको इंडिया में दिखने को मिलती थी, राइट। आगे देखें तो ये जो चीज़ें हम लोगों ने बात करी वो कहीं ना कहीं हमारी हिस्टोरिक एरा की बात है, मतलब पिछले 2-3 हज़ार साल की बात हो रही है, ये सारी कम्युनिटीज इंडिया में आई। बट इंडिया का जो कल्चर है वो तो 5,000 साल पुराना है। ठीक है, जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था तब से लेके आज तक इंडिया का कल्चर स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। आपको देखने को मिलेगा कि आईवीसी के रिमेन्स में से आपको गॉड्स एंड गॉडेस के रिमेन्स मिले हैं, ह्यूमंस एंड एनिमल्स के फिगर्स मिले हैं, बहुत सारे खिलौने मिले हैं। आपको देखने को मिलेगा कि बियर्डेड मैन का स्कल्पचर, ये जो आप बाजू में देख रहे हो, ठीक है, ये एक बियर्डेड मैन का स्कल्पचर है जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन के ड्यूरेशन में मिला था। अब इसको देख के आप दो चीज़ कह सकते हो कि या तो ये प्रिस्ट है और या तो ये किंग है, राइट। या तो ये प्रीस्ट होगा या तो ये किंग होगा, क्योंकि उन दोनों में प्रीस्ट और किंग का ही ज्यादा महत्व हुआ करता था। सो ये या तो प्रीस्ट हुआ होगा या तो किंग रहा होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। और ये चीज़ भी हमें कहाँ से मिली? ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिमेन्स में से मिली है। आपको आगे देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे जैसे सोसाइटीज डेवलप होती गई वैसे किंगडम्स डेवलप हुए, जैसे कि मौर्यन एरा, ठीक है, मौर्य साम्राज्य बना। तो मौर्य साम्राज्य में आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसा फिगर था जो हमारा नेशनल एम्बलम है, दैट इज हमारा सत्यमेव जयते, जिसमें आपके 4 लायंस की आकृति है। इसके अलावा बुलक,
देन हॉर्स, देन आपके एलिफेंट, एंड एक साइड में आपको देखने को मिलेगा राइनो। राइट ना, राइट, ये चारों की चारों चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि ये चार शक्ति का प्रतीक है। राइट, जो कि मौर्य साम्राज्य में हमारा जो सत्यमेव जयते वाला एम्बलम है उसके नीचे देखने को मिलता है। उसके बाद मिडिवल एरा में थोड़ा सा आपको गौतम बुद्ध के स्टेच्यूज देखने को मिलेंगे, जैन तीर्थंकर्स के आपको स्टेच्यूज देखने को मिलेंगे। राष्ट्रकूट राजाओं ने जो इलोरा की केव्स बनाई, वहां पे आपको हमारा वैदिक पेंटिंग्स, हमारी मूर्तियां देखने को मिलेगी। सो इन सब चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं सेंस ऑफ प्राइड हमें फील होता है बीइंग एन इंडियन, कि हमारा हेरिटेज इतना वास्ट है, इतना डाइवर्स है। इसके अलावा अगर मॉडर्न टाइम्स में थोड़ा आ जाए, जहाँ पे टर्क अरब्स मुगल्स ने शासन किया, तब आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे पैलेसेस बने, बिल्डिंग्स बनी, स्कल्पचर, स्तूप, विहार। ये जो स्तूप, विहार एंड चैत्यज है वो कहीं ना कहीं आपके जैनिज्म, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। टेम्पल्स आपके हिंदुइज्म से, मॉस्क आपके इस्लाम से, टॉम्ब एंड अगेन अगेन आपके इस्लाम से देखने को मिलेगा। फोर्ट्स एंड गेट्स आपके राजा महाराजा बना रहते थे, ठीक है। गेट्स में आपको फतेहपुर सीकरी का दरवाज़ा देखने को मिलेगा। इवन अहमदाबाद में बहुत सारे दिल्ली दरवाज़ा या लाल दरवाज़ा वगैरह एरियाज आए हुए हैं, दरवाजे आए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे हेरिटेज का एक पार्ट है। इसके अलावा अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे हुआ करते थे, तब हमारे कुछ नए से बिल्डिंग्स बने, जिसका अगर एग्जांपल ले ले तो साबरमती आश्रम, डांडी आश्रम जो है, डांडी मार्च पूरा हुआ था, डांडी ब्रिज हमारा, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन कलकत्ता में है, दिल्ली। ये सारे सारे ऐसे प्लेसेस है जिसने फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब ये तो बात हो गई जिस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके साथ हम लोग फोटो वोटो खिंचा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको देखने को मिलेगा कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, जीरो की डिस्कवरी, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयन, लिटरेचर, रिलीजन, युद्ध शास्त्र, चेरियट, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे के सारे, इवन दो जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स भी हमारा कल्चरल हेरिटेज है। क्योंकि आपको पता होगा कि नालंदा जैसी विद्यापीठ हो गई, वल्लभी जैसी विद्यापीठ हो गई, तक्षशिला जैसी विद्यापीठ हो गई, जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाता था। राइट, सो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ आर एजुकेशनल सिस्टम, दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ आर कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, कल्चरल हेरिटेज यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात में, कि गुजरात की जहाँ तक बात आती है, तो इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट्स से बना हुआ एक यूनियन है। तो उसमें अगर गुजरात की बात करें, तो गुजरात में भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि लोथल, जो कि धोड़का तालुका में आया हुआ है, जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। इसके अलावा आपको रंगपुर देखने को मिलेगा, लिमड़ी तालुका में आया हुआ है, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में। धोलावीरा जो है अगेन कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। रोजड़ी या श्रीनाथगढ़ जो कि राजकोट डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। ये चारों के चारों ऐसे प्लेसेस है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। राइट, यहाँ पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिमेन्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि विविध टाइम, अलग अलग टाइम पीरियड में एक्सकवेट किए गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे धर्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हमारे यहाँ पे मंदिरों का इंपॉर्टेंस है। तो इस हिसाब से अगर पिलग्रिमेज के पेज आपके देखने को मिले, तो विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, स्टोन इंक्रिप्शन ऑफ किंग अशोका, आप जो ये बाजू में देख रहे हो, ये जूनागढ़ में अशोक का शिलालेख कहा जाता है। राइट, इसे शिलालेख यानी कि पत्थर के ऊपर, स्टोन के ऊपर इसने कुछ लिखा हुआ है। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय द सोसाइटी, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नर्स ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स या तो स्टेट्स, ठीक है, जो राजा महाराजा की तरफ से उन्हें गाइडेंस दिया जाता था। तो अशोक ने जूनागढ़ में ये स्टोन इंस्क्रिप्शन करवाया था। इससे आपको एक चीज़ ये भी पता चलेगी कि ये लैंग्वेज कौन सी है, एक ये चीज़ पता चली। दूसरी चीज़, अशोक का साम्राज्य कितना विशाल हुआ करता था, क्योंकि जूनागढ़ में उसका इंस्क्रिप्शन है, मतलब कहीं ना कहीं जूनागढ़ के ऊपर भी इसका शासन रहा होगा। राइट, so these are the things which is clarified through this particular inscription. इसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर, चांपानेर के दरवाजे, रुद्र महालय सिद्धपुर का, मानसर लेक विरमगाम का, जामा मस्जिद अहमदाबाद की, झूलता मीनारा सीदी सैयद की जाड़ी, टेम्पल्स ऑफ फतेह सिंह, सहस्त्रलिंग तड़ाव आपके पाटन में, राजमहल वडोदरा का, तोम्ब मोहब्बत खान, ठीक है, जूनागढ़ में आया हुआ है। सो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग टेम्पल्स की बात करें, तो द्वारकाधीश मंदिर द्वारका का, शारदा पीठ जगत गुरु शंकराचार्य अगेन द्वारका में, सोमनाथ मंदिर वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग,
अंबाजी एक शक्तिपीठ है हमारा, बहुचराजी महसाणा डिस्ट्रिक्ट, रणछोड़राय का टेम्पल डाकोर, शामला जी अगेन अरवल्ली डिस्ट्रिक्ट में। इट्स अ पार्ट ऑफ आर कल्चर, इट्स अ पार्ट ऑफ आर सोसाइटी, इट्स अ पार्ट ऑफ आर पिलग्रिमेज चेन, राइट, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे टूरिज्म प्लेसेस भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे टूरिज्म प्लेसेस तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो फेयर्स होते हैं, जो मेले वगैरह होते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि गुजरात में पोलो फॉरेस्ट आया हुआ है, विजयनगर में आपका ये पोलो फॉरेस्ट पड़ता है, काइट फेस्टिवल, देन काकरिया कार्निवल जो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है, तानारीरी फेस्टिवल जो अगेन वडनगर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मोढेरा में आपके डांस फेस्टिवल होता है, रणोत्सव होता है कच्छ में, आप सब लोगों ने देखा होगा, धोरडो सफेद रण है आपका कच्छ का। तो अगेन दिस इज अ पार्ट की जहाँ पे आपकी सोसाइटी, जहाँ पे आपका कल्चर जो है वो डिस्क्राइब होता है, गुजरात का कल्चर यहाँ पे डिस्कवर किया जाता है। देन अगर देखें कि टूरिस्ट प्लेसेस जैन एंड बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो बहुत सारी केव्स आई हुई है, जैसे कि आपके वडनगर, तारंगा, खंभालिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, डांग, झगड़िया, ये सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत सारे कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड्स में राजाओं ने केव्स बनाई है फॉर द जैनिज्म एंड फॉर द बुद्धिज्म, राइट। सो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। इसके अलावा गुजरात के बहुत सारे फेयर्स है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको पूछे जाते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि मोढेरा फोर, बहुचराजी फेयर, शामला जी ठाकुर जी फेयर। तो उसके साथ में यहाँ पे प्लेसेस है बहुचरा जी, शामला जी, यहाँ पे उसका टाइम है कि कब उसे कहा जाता है। अब ये टाइम पीरियड जो है वो हमेशा से हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उस हिंदू कैलेंडर के मंथ के हिसाब से होगा। आप देख सकते हो कि चैत्र सुद पूनम, कार्तिक सुद 11, भादरवी पूनम, महावद, देन भद्रपद, रजब मंथ, भदरवा, वद अमास। सो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके जो है यहाँ पे इस हमारे जो हिंदू कैलेंडर है उससे के साथ कनेक्टेड है। मैं इसका छोटा सा वर्जन आपको दे देता हूँ ताकि आप इसका इजीली स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। सो आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज द फेयर्स ऑफ गुजरात, राइट। आपको अगर कहीं पे भी पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया, उसकी प्लेस क्या है, कब उसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपके पास ये स्क्रीनशॉट होगा तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो आई होप स्क्रीनशॉट हो गया होगा, एंड आई होप कि आपको आज के वीडियो में पता चला होगा कल्चरल हेरिटेज इंडिया के बारे में, कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के बारे में, एंड आपको अगेन समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये पूरी सिस्टम वर्क करती है, किस हिसाब से हमारा पूरा कल्चर यहाँ पे सेट किया जाता है, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में जाके बिल्कुल मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक